Hello guys, what's up? I hope you are doing well. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover Ashish. हमने पिछले लेक्चर में बात किया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टैक्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें हमने बहुत सारे टर्मों को जाना था। टेरिटोरियल वाटर क्या होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, और बहुत सारे टर्म जाना था। आप पिछली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपका ए आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे कितने टाइप की रिसोर्स होती है। तो रिसोर्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। इसके आधार पे तो विकास के स्टेटस के डेवलपमेंट के स्तर के आधार पे जो है रिसोर्सेज कितने टाइप की हैं, 4 टाइप की हैं। नाम है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड एक है रिजर्व। तो हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। वे रिसोर्स है जो उस रीजन किसी रीजन में पाए जाते हो। रीजन में तो हो गया क्षेत्र, यानी कि किसी भी प्रदेश में वो तो पाए जाते हो। रीजन में क्या किया जाएगा, प्रेजेंट होगा। रीजन में इसको क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। और इसका अभी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन यूटिलाइज, बट इसकी जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो अभी उपयोग नहीं हुई है। यूटिलाइजेशन जो है इसका शुरू नहीं हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में आपको मिलेगा वेस्टर्न पार्ट का इंडिया में, किसके, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। और ये आपको मिलेगा खास करके राजस्थान में और गुजरात में, जिसके पास इनॉर्मस अपार पोटेंशियल है, शक्ति है डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो आपको याद रखना है राजस्थान, और आपको गुजरात याद रखना है जो वेस्टर्न पार्ट में है। और ये यहाँ आपको सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी की अपार संभावनाएं मिलेगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग गाइज कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो यहाँ आपको राजस्थान मिलेगा, ये गुजरात, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। इसका पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के पड़ोसी इंडियन स्टेट में पड़ोसी देख लीजिएगा, पंजाब मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और गुजरात का पड़ोसी देख लीजिए, राजस्थान हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र, और इधर है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आल्सो। और यहाँ पाकिस्तान में अगर बात करें तो यहाँ पे पंजाब प्रोविंस है, इसका पंजाब प्रांत है, तो इससे सटा हुआ है। और यहाँ पे जो है आपका सिंध है। तो राजस्थान से आपका पंजाब एंड सिंध सटा हुआ पाकिस्तान वाला पार्ट। और गुजरात में आपका क्या है, सिर्फ सिंध सटा हुआ है, और नीचे में आपका इसका अरबियन सी है। इधर आपका पता है, सारा चीज पता चल गया हम लोग को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशली राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में अगर बात बोली जाए तो राजस्थान को आपको लार्जेस्ट इंडियन इंडियन स्टेट है एरिया की जगह से, यहीं पे थार डेजर्ट है। और यहीं पे हम लोग अगर इसका कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका जयपुर है, कैपिटल जयपुर है। और यहाँ पे हम लोग इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई है राजस्थान की, वो स्टैब्लिशमेंट आपका हो गया है 30 मार्च 1949 को। इसका स्टैब्लिशमेंट कितना हुआ है, 30 मार्च 1949 को। और इसके यहाँ पे सीएम कौन है, यहाँ पे सीएम जो है राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। कौन है, अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत हैं। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो हैं अभी कलराज मिश्र हैं। और यहाँ पे अगर बात करें डांस की, तो ये सब डांस जो है आपका घूमर है, घूमर वगैरह है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। राजस्थान, जिसको लैंड ऑफ किंग बोलते हैं, कैपिटल जयपुर है, स्टैब्लिशमेंट 30 मार्च 1949 को हुआ है। लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, एरिया की वजह से थार डेजर्ट है, जिसको इंडियन थार डेजर्ट भी बोला जाता है। सीएम अशोक गहलोत हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा है। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 25 है, राज्यसभा सीटों की 10 है। डांस यहाँ का घूमर है। मैमल्स में अगर बात किया जाए तो कैमल्स एंड चिंकारा यहाँ का आपका स्टेट मैमल्स हो गया। गुजरात में बात कर लेते हैं, कैपिटल गांधीनगर है। बट लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो अहमदाबाद है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1960 को हुआ है। और इनके सीएम जो है विजय रूपानी है जो बीजेपी से हैं। गवर्नर आपको याद रखना है चार देवव्रत। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया। लोकसभा की सीटों राजस्थान में 25 है, बट यहाँ 26 है। राज्यसभा सीटें 10 है, यहाँ पे 11 है। और यहाँ पे मैमल्स में बात किया जाए तो यहाँ पे एशियाटिक लायन है। इतनी सारी बातों याद आप लोग को रखना है। तो हम लोग ने यहाँ पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सब सोलर एनर्जी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ है, जिसकी जो सर्वे किया जा चुका है,
सर्वे किया जा चुका है, कहने का मतलब उसका जो है और उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन कर दी जा चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, कि उपयोग के लिए कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है इसकी और कितनी मात्रा में है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कितनी है, वो सब डिसाइडेड है, डिटरमाइन कर दिया गया है। और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी, और ये जो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपके पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है या नहीं, और उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। फिजिबिलिटी यानी कि कहने का मतलब जो रिसोर्सेज को हम उपयोग में लाने वाले हैं, क्या घाटे का सौदा हो जाएगा, यानी कि जितना पैसा मॉनेटरी वैल्यू लगा रहे हैं वो वापस लौट कर आएगी या नहीं, उससे ज़्यादा वैल्यू होगा कि नहीं। ये हो गया गाइज डेवलप्ड रिसोर्सेज का। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक रिसोर्सेज का। मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव अ पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक का। स्टॉक का जिसको हम लोग भंडार भी कहते हैं। मटेरियल जो है एनवायरनमेंट में उसके पास पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो मानव नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, बट ह्यूमन बींग्स के पास अभी तक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तक पहुंच नहीं पाया है। आर इंक्लूडेड अमंग किसमें स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक के अगर एग्जांपल में हम लोग बात करें गाइज, तो एक स्टॉक के एग्जांपल में अगर बात करें, जैसे कि वाटर है। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लामेबल गैस। वाटर जो है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हाईली इन्फ्लामेबल है। इन्फ्लामेबल कहने का मतलब है कि बहुत ही अत्यधिक ज्वलनशील है। एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया जो यूज होता है रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट हम लोग के पास रिक्वायर्ड टेक्निकल हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कैसे यूज किया जाए वो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग इसे यूज नहीं कर पाते हैं। हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, इसलिए इसे क्या समझा जाता है, स्टॉक। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका हमारे पास तकनीकी नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण इसको हम लोग स्टॉक में डालेंगे। तो स्टॉक समझ गए गाइज कि भाई इसमें देखा गया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला में हम लोग बात करेंगे रिजर्व। रिजर्व जिसको हम लोग संचित कोष भी बोलते हैं, ये स्टॉक का ही एक हिस्सा है। ये जो है स्टॉक का ही एक हिस्सा है जिसे उपलब्ध टेक्निक द्वारा, देखिए, विच कैन बी पुट इनटू यूज, इसको यूज किया जा सकता है हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ टू, हम जो जानते हैं उसकी मदद से इसे क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, इसकी यूज स्टार्ट नहीं हुई है गाइस। एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग ए फ्यूचर जनरेशन। ये यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि ये जो यूज होता है रिजर्व, आपको फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूर्ति करने के लिए, मीट करने के लिए यूज होता है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में आपको रिवर वाटर जनरेट करने में यूज हो सकता है, बट प्रेजेंटली उतनी पैमाने पे यूज नहीं हो रही है, क्योंकि ये लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज हो रही है। और ये जो वाटर होते हैं डैम्स में, फॉरेस्ट में, ये सब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जो फ्यूचर में यूज होगा। चलिए गाइज यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं गाइज। अब हम लोग बात करेंगे गाइज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की। रिसोर्सेज को किसकी बात करेंगे, हम लोग रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात करेंगे, संसाधनों की विकास के बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिसोर्स हैं वो विट्टल विट्टल है, महत्वपूर्ण है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर मानव को जीना है तो उसके पास रिसोर्सेज होना जरूरी है। ये तो जरूरी ही जरूरी है, साथ ही साथ क्वालिटी वाली लाइफ को, अच्छी जीवन की को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज आवश्यक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट वाज बिलीव दैट, माना जाता है, क्या किया जाता है, माना जाता था कि भाई रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। पहले ही बात की थी कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, तो माना जाता था, लोग समझते थे कि तो नेचर का फ्री गिफ्ट है, इसीलिए जिसके फलस्वरूप हुआ क्या, तो ह्यूमन ने शुरू कर दिया यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, इसे अंधाधुनी
अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेटली कहने का मतलब अंधाधुन इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब अंधाधुन यूज करने से स्टार्ट होने से हुआ क्या कि इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आने लगे, बहुत सारे क्या निकल के आने लगे, प्रॉब्लम निकल के आने लगे गाइज। तो प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम में हुआ क्या कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होने लगी, रिसोर्सेज की क्या होने लगी, कमी होने लगी, क्योंकि ये जो है सेटिस्फाई कर रहा था कुछ ही इंडिविजुअल के, कुछ ही व्यक्तियों के लालच को ही सेटिस्फाई कर रहा था, कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का लालच ही कर रहा था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, एकुमुलेशन हो गया। एकुमुलेशन मतलब होता है गाइज, एकुमुलेशन मतलब होता है गाइज कि आपका इकट्ठा होना, रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कुछ ही रिसोर्सेज के कुछ ये जो रिसोर्सेज है कुछ ही हाथों में इकट्ठा हो गया, जिसके कारण जो हमारी सोसाइटी है गाइज वो डिवाइड हो गई दो सेगमेंट में। कितने सेगमेंट में, दो सेगमेंट में। एक सेगमेंट जिनके पास रिसोर्स है, हैव्स वाले कहलाएं, और वो सेगमेंट जिनके पास रिसोर्स नहीं है उसको हम लोग कहेंगे का हैव्स, हैव्स नॉट कहेंगे। और हैव्स नॉट जाहिर सी बात है कि वो अमीर होंगे, रिच होंगे, और ये हैव्स नॉट्स वाले क्या होंगे गाइज, पुअर होंगे। और यहाँ पे हम लोग समझ गए तो सोसाइटी दो सेगमेंट में बढ़ गई, रिच एंड पुअर, जिसके पास है वो रिच और जिसके पास नहीं है वो पुअर। अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो अंधाधुन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था रिसोर्सेज का, संसाधन का, जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया। क्या हो गया, संकट आ गया ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आपका क्राइसिस आ गया, संकट आ गया, इकोलॉजिकल क्राइसिस। हम वर्ड समझ लेते हैं इकोलॉजी गाइस। इकोलॉजी वर्ड क्या है से समझते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं किसका, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन को इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, और बिटवीन किसके भी, रिलेशनशिप बिटवीन इसके और किसके बीच, तो आप इन्वायरमेंट के बीच, इन्वायरमेंट के बीच, वही कहलाती है क्या, आपका इकोलॉजी। और इससे रिलेटेड क्या कहलाएगी, इकोलॉजिकल गाइज। तो इकोलॉजी, इकोलॉजिकल हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, यानी कि यहाँ पे वैश्विक पूरे वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में संकट आ गया, और वो संकट नाम निकल के आया, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ गई। किसकी सिचुएशन आ गई, ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है गाइज, तो ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या, कि एक ऐसी घटना है कि इसमें अर्थ, अर्थ के सरफेस के निकट जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सरफेस के निकट जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें, उसमें एवरेज, उसकी जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 50 सालों की एवरेज ली जाती है, उसमें इसकी इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि एयर की टेम्परेचर बढ़ जाती है अर्थ सरफेस के नजदीक। यहाँ पे हम लोग समझ गए। और इसके लिए बहुत सारे गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल है, और आपका ग्रीन हाउस गैस में सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, सब ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहीं ना हद तक ये सब रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है कि ये सब गैसेज की मात्रा बढ़ जाने से, ये सब गैसेज की मात्रा बढ़ जाने से सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन जो आती है वो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से होना होता है क्या कि जो रिफ्लेक्ट होकर बाद में चली जाती थी वो रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती है, जिससे अर्थ की टेम्परेचर बढ़ जाती है, और अर्थ के सरफेस के निकट जो एयर है उसकी भी टेम्परेचर गाइज बढ़ जाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो हम लोग ओजोन लेयर समझ लेते हैं। ओजोन लेयर में हरास हो जा रहा है। ओजोन है क्या, ओजोन एक गैस है, ओजोन एक गैस है, गैस है, गैस है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला O3 है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का आपका एलोट्रॉप है, यानी कि अप्रूफ है, एलोट्रॉप है, मतलब एक फॉर्म है ऑक्सीजन का। तो देख लेते हैं ओजोन लेयर होता कहाँ पे है। तो ओजोन लेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका गाइज, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारा प्यारा सा अर्थ है, और ये अर्थ पे बहुत सारे एयर का लेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है। उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर डेंसिटी टेम्परेचर के आधार पे बहुत सारे इसको जोनों में बांट दिया गया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। लेकिन अगर बात किया जाए ओजोन कहाँ पे है, तो ओजोन जो है गाइज यहाँ पे है, देखिए गाइज, ओजोन जो है यहाँ पे है गाइज, ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर है, जो आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। गाइस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, मैग्नेटिक वेव होते हैं गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं, उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट होता है, और वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय सी एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर ली, ये जो है हमें पृथ्वी पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है, जिससे बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसमें स्किन कैंसर वगैरह शामिल है, त्वचा में कैंसर हो जाता है गाइज। तो ये ओजोन लेयर में ह्रास हो रहा है, किसके कारण? तो अंधाधुंध इंडिस्क्रिमिनेंट यूज किया जा रहा है, किस चीजों का? इंडिस्क्रिमिनेंट यूज हो रहा है इसका, इसलिए आपका इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ग्लोबल क्राइसिस हो गया, जिसमें हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग देखा, ओजोन लेयर डिप्लेशन देखा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है बहुत स्तर पे, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? जो लैंड यूज लायक है वो अब यूज लायक नहीं रहा, इसलिए उसको हम लोग लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो गाइज, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल। यहाँ पे हमने देखा कि सोसाइटी क्या हो गया है, दो सेगमेंट में बट गया था, तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की अच्छी क्वालिटी और विश्व में शांति बनी रहे, इसीलिए उसमें क्या होना पड़ेगा? इसको संसाधन को समाज में इक्विटेबल बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, न्याय संगत बंटवारा करना पड़ेगा। इफ प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स, जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से क्या कर रहा है, ट्रेंड चल रहा है, रिसोर्सेज का जो दोहन हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है कुछ इंडिविजुअल द्वारा और कुछ कंट्रीज द्वारा। और कौन से कंट्री हैं? वो सब डेवलप्ड कंट्री हैं गाइस। एंड तो फ्यूचर ऑफ ऑफ प्लैनेट, हमारी जो प्लैनेट है, प्यारा सा अर्थ है, इस अर्थ की जो प्लैनेट है, उसकी जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगी गाइस। तो ध्यान दीजिए। इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग करना जरूरी है। रिसोर्सेज की प्लानिंग वो आवश्यक है, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म लाइफ, सभी जीवन का रूप रह सके। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है कंपोनेंट है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हम लोग गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, बट डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट हमारा डैमेज नहीं हो, हमारा वातावरण डैमेज नहीं हो। और ये जो डेवलपमेंट अभी वर्तमान में हो रहा है, वो फ्यूचर की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे, यानी कि फ्यूचर जनरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, फ्यूचर जनरेशन की चीजों को हम लोग उसको भी उसको फायदा भी उठाने के लिए छोड़ दें, ना कि उसका भी दोहन करें और फ्यूचर जनरेशन थोड़ी सी चीजों के लिए वो वंचित रह जाए। तो इसलिए हम लोग को गाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझ गए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, बट बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, और उसमें फ्यूचर जनरेशन की हिस्सा हक मार नहीं ली जानी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे गाइज कि यहाँ पे रियो डी जेनेरियो की बात करेंगे, हम लोग अर्थ समिट की बात करेंगे, पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे, जो 1992 में हुआ था, जून 1992 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था गाइज? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो देख लेते हैं कि कब हुआ था। जून 1992 में हुआ था। और यहाँ पे 100 सेट्स ऑफ स्टेट, यानी कि कहने का मतलब है स्टेट्स यहाँ पे नेशन के लिए है, कंट्री के लिए है, यानी कि 100 देशों के जो मुख्य थे, यानी कि हेड थे, उन उससे भी ज्यादा लोग, उन लोग ने क्या किया? मिला, सम्मेलन में मिला। और उस सम्मेलन कहाँ हो रहा था? रियो डी जेनेरियो में हो रहा था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ थी? ब्राजील में थी। जो पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। तो पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, जहाँ पे 100 सेट्स ऑफ स्टेट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे ये जो समिट थी, ये जो सम्मेलन था, कन्वेंट किया गया, यानी कि बुलाई गई एड्रेस करने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए,
बहुत ही गंभीर समस्या को, और वो गंभीर समस्या किस चीज़ों की थी, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की थी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, सामाजिक और आर्थिक विकास हो और पूरे ग्लोबल लेवल पे हो। और वहाँ पे जो इकट्ठित लीडर थे, असेंबल्ड लीडर थे, गैदर्ड लीडर थे, जो-जो भी पार्टिसिपेट किए, उन्होंने साइन किया। क्या साइन किया? तो याद रखिएगा गाइस, उन्होंने साइन किया, उन्होंने साइन किया डिक्लेरेशन। और ये जो डिक्लेरेशन थी, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया। और ये जो डिक्लेरेशन था वो किस पे था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज चेंज ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था इस पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे था। रियो जो कन्वेंशन था, उन्होंने इंडोर्स किया, समर्थन किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को। तो किस चीजों को समर्थन किया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को। और उन्होंने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। एजेंडा 21 हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एजेंडा 21, उसका क्या मीनिंग है। तो एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने बात किया कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, बट फ्यूचर जनरेशन की हिस्सा को पार्टिसिपेशन में उसको शामिल करना है, नहीं कि उसको हम लोग उसकी हद को नहीं मार लेना है। और यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट में, ग्लोबल लेवल की क्या है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उसके अनुसार ये समर्थन किया। और एजेंडा 21 एजेंडा 21 डिसाइड हुआ। और एजेंडा 21 यहाँ पे देखिएगा, एजेंडा 21 का मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए 21st सेंचुरी में क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, वही एजेंडा 21 डिनोट करता है। अब हम लोग एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे। एजेंडा 21 क्या थी? इट इज द डिक्लेरेशन, ये जो था घोषणा था जो साइन किया गया वर्ल्ड लीडर द्वारा, पूरे देश के देशों द्वारा 1992 में। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूनिस्टेड, यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पे जो हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। तो हम लोग आज ब्राजील देख लेते हैं कि ब्राजील कहाँ पे है। तो ये आप कंट्री देख रहे हैं, ये कंट्री, ये बहुत सारा कंट्री का समूह है, इसको हम लोग कंटिनेंट बोलते हैं। ये जो कंटिनेंट है गाइज, ये जो आपका कंटिनेंट है, इस कंटिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में अगर सोवरेन कंट्री की बात की जाए, सोवरेन कंट्री की बात की जाए, स्वतंत्र देशों की बात की जाए, तो इसमें 12 हैं। कौन कौन है? ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चाइल है, पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ग्युआना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, बोलीविया, अर्जेंटीना, प्रागवे, उरुग्वे। तो ब्राजील में ये सम्मेलन हो रही थी। और ब्राजील में ही क्या है आपका? रियो डी जेनेरियो है, इसका जो कैपिटल है ब्रासिलिया है। तो यहाँ पे एजेंडा 21 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यूनाइटेड नेशन की सम्मेलन चल रही थी इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में, यूनिसियड की, जो हुआ था कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, हमने देखा ब्राजील में। एक क्या था एम कि भाई ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, वैश्विक स्तर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और इसकी जो एजेंडा था कि कॉम्बैट करना है, कॉम्बैट मतलब लड़ना है। किस चीजों से लड़ना है? तो इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़ना है, और पॉवर्टी से, गरीबी से लड़ना है, और बीमारी से। तीन चीजों याद रखने का, इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज से लड़ना है। एंड ये जो है, ऐसे ही लड़ाई नहीं हो जाएगी, पूरे ग्लोबल लेवल पे लड़ाई है। और एक कोऑपरेशन ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट, और सारे देश सहयोग करके, पार्टिसिपेट करके इस चीजों से कॉम्बैट करेंगे, टैकल करेंगे, लड़ाई करेंगे। और इससे सारे लोगों को फायदा है, म्यूचुअल नीड्स है, और सारे लोगों की जरूरत है, और सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, एजेंडा 21 का जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, वो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत सारा देखें, लेकिन उनमें से एक ऑब्जेक्टिव था कि प्रत्येक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी खुद का एजेंडा 21 ड्रा करना है। क्या बात बोले? खुद का एजेंडा 21 ड्रा करना है, और उसमें डिसाइड करना है कि कौन कौन सी चीजों से हम लोग टैकल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो 2015 से
2015 से हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात की जाती है 2030 तक, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पोवर्टी ना हो, जीरो हंगर हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और ऐसे ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2030 तक यूनाइटेड नेशन द्वारा अचीव करने की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन द्वारा अचीव करने की बात की जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो होती है गाइज उसमें कमी आ जाए, सस्टेनेबल सिस्टम एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि सिर्फ अर्थ पे लाइफ की बात नहीं की जाती है, वाटर के अंदर भी लाइफ की जो है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात हो जाती है, और लैंड पे भी बात करी जा रही है, और उस वो भी 15 से पहले ही 14 रखा गया है, यानी कि वाटर, लाइफ बिलो वाटर को एज कम्पेयर टू लाइफ ऑन लैंड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन ऐसे दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स बात की जाती है। आज के लिए इतना ही गाइज, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें जरूर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।